सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के पेपर को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और सारे के सारे विषयों के सोल्यूशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सारे विषयों का सोल्यूशन हमने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हर्षचरित के रचयिता कौन थे? कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। हर्षचरित के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है? दोस्तों, जो वी आकार की घाटी होती है ये नदी के निचले मार्ग में बनती है। सर्वप्रथम जो नदी होती है वो निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपनी तली को गहरा करती है। इससे तंग व सकरी वी आकृति की घाटी विकसित होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 5.5। पृथ्वी का घनत्व 5.5 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भृगु का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 समुद्र के किनारे भृगु का निर्माण होता है। और ये समुद्र की जो लहरें होती हैं उन्हीं के द्वारा ये इसका निर्माण होता है भृगु का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर क्या नाम है? ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? दोस्तों, लावा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। बाकी सियाल, सीमा, निफे दिया हुआ ये पृथ्वी की परतें हैं, आंतरिक परतें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, सापेक्ष आर्द्रता किसमें मापी जाती है? बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा है दोस्तों। सापेक्ष आर्द्रता किसमें मापते हैं? दोस्तों, राइट आंसर है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? कैस्पियन सागर, लाल सागर, मृत सागर या भूमध्य सागर? दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मृत सागर में। मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, यानी कि इसमें बहुत अधिक नमक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, धन्वंतरी किस काल के महान वैद्य थे? दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गुप्त काल। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये महान वैद्य थे धन्वंतरी, तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया था? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 20 वर्षों तक शासन किया था उसने अपने देश में। 1296 ईस्वी से लेकर के दोस्तों 1316 ईस्वी तक उसने शासन किया था भारत में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, मत्स्य विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, राइट आंसर है महेंद्र वर्मन। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जौहर प्रथा का प्रचलन कब था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, महाजनपद काल में या राजपूत काल में? दोस्तों, राइट आंसर है राजपूत काल में। ऑप्शन 4 जो है सही हो जाएगा। दोस्तों, जो जौहर प्रथा है, यह जौहर प्रथा का जो चलन है वो राजस्थान राज्य के राजपूत वंश में होता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है वह किस प्रकार का बजट होता है? जीरो आधारित बजट, संतुलित बजट, घाटे का बजट या बचत का बजट? दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 संतुलित बजट, यानी कि जब आय बराबर व्यय के होता है, जितना हम कमा रहे हैं उतना हम खर्च कर रहे हैं, तो ये संतुलित बजट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो पिछड़ी तकनीकी, यानी कि अभी भी बहुत ज्यादा तकनीकी का प्रयोग करके लोग खेती नहीं करते हैं हमारे देश में, तो ये प्रमुख रूप से पिछड़ी तकनीकी इसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा जोत का छोटा आकार, यानी कि छोटे छोटे खेत, कहीं एक जगह एक व्यक्ति का इतना खेत है, फिर कहीं और किसी जगह है, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो जोत होती है उसका छोटा आकार भी कहीं ना कहीं कारण होता है निम्न उत्पादकता का। फिर साख का अभाव, सभी के पास पूंजी नहीं होती है उतनी कि वह खेतों में लगा पाए या उतना उर्वरक का उपयोग कर पाए, सही से उसकी देखभाल कर पाए, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे देश में मैक्सिमम जो खेती होती है वो मानसून पर निर्भर करती है, बारिश पर निर्भर करती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपने सारे के सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने पेपर बहुत ही अच्छे से किया होगा। अब दोस्तों आते हैं हम लोग अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 16 है, डेल्टा किसे कहते हैं? दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी इसकी परिभाषा है, नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति डेल्टा कहलाती है। ठीक है,
तो नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर जो लाए गए अवसाद होते हैं, जहां पर नदी गिरती है वहां पर ये इकट्ठा होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। इसके बाद देखिए, इस तरीके से जब ये बहुत अधिक जम जाता है, नदी के मार्ग में जम जाता है, तो नदी अपना रास्ता इस तरीके से बदल लेती है, तो दो तरफ से बहने लगती है, तो यहाँ पर डेल्टा का निर्माण हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, आप लोग के साइंस में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग के देखिए सामाजिक अध्ययन विषय में भी ये क्वेश्चन सेम यही पूछा गया है। तो दोस्तों, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। पहला तो है जागृत, दूसरा सुषुप्त और तीसरा है मृत ज्वालामुखी। तो 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, जागृत, सुषुप्त और मृत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, वायुमंडल किसे कहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहती है उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। या हम इस प्रकार से भी वायुमंडल की परिभाषा दे सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण जो पृथ्वी का अंग है और हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, वायुमंडल में कई परतें होती हैं, आपको पता ही है। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, ये सब इसी में पाए जाते हैं। फिर है सूर्याताप किसे कहते हैं। दोस्तों, सूर्य का प्रकाश जो कि पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी पर लघु तरंगों के रूप में आता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम सूर्याताप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सूर्याताप की जो मात्रा होती है वो सूर्य से विकसित ताप की मात्रा से बहुत ही कम होती है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य से बहुत ही छोटी है और यह सूर्य से बहुत ही दूर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, ज्वार भाटा किसे कहते हैं। दोस्तों, सिंपल सी इसकी भी परिभाषा लिखनी थी क्योंकि 1 नंबर का ही पूछा है। तो चंद्रमा एवं सूर्य की, यानी कि सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ही हम क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। तो सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को हम क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। बस यही हमें लिखना था। क्वेश्चन नंबर 21 है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों, तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, आप सभी को पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यहाँ पर पूछा है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, यानी कि सबसे लास्ट शासक कौन था। दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कैकूबाद। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, कैकूबाद। आपको बस इस तरीके से लिख देना था। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध है। आपको पता है कि जो कौटिल्य यानी कि चाणक्य हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र। ये इसकी वजह से अधिक फेमस है। इसके अलावा दोस्तों, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, वे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है, इतना ही आपको केवल बताना था, ये किसके दरबार में थे और इन्होंने किस पुस्तक की रचना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, चोल वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों, चोल वंश का जो संस्थापक था वो था विजयालय। ठीक है, याद रखिएगा कौन था, विजयालय। इस तरीके से आपको लिखना है, विजयालय। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। दोस्तों, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये एक गुलाम था, याद रखिएगा आप लोग, यह एक गुलाम था और यह गौरी साम्राज्य का सुल्तान मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था और गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा और बेचा जाता था। और आप सोच सकते हो कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था एक गुलाम था और गुलाम से इसने दिल्ली के सल्तनत बनने तक का सफर तय किया था। तो याद रखिएगा, ये गुलाम था, किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। ठीक है, और इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, आंतरिक शक्तियां किसे कहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न बल को हम आंतरिक शक्तियां कहते हैं, और ये आकस्मिक, या इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये आकस्मिक या पटल विरूपणी की तरह पाए जाते हैं। आकस्मिक संचलन का प्रभाव भूतल पर अचानक तीव्रता से होता है, जैसे कि ज्वालामुखी का आना या भूकंप का आना। ये सब आंतरिक, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण ही होता है। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न बल को हम क्या कहते हैं, उसकी आंतरिक शक्तियां कहते हैं। और हमें किस प्रकार से दिखाई देते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी के रूप में ये हमें दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के 2 कारण बताइए। दोस्तों, जो भक्ति आंदोलन है इसके शुरू होने का जो सबसे बड़ा कारण ये था कि जाति व्यवस्था का बहुत ही जटिल रूप लोगों को देखने को मिल रहा था, और भारत में जाति व्यवस्था जो है वो बहुत ही विकराल रूप में आ चुकी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। और जो भक्ति आंदोलन था दोस्तों, इसमें जो मूर्ति पूजा है उसका लोगों ने विरोध किया था, और बहुत सारे संतों ने हिंदू और मुस्लिम एकता पर बल दिया था। इसी वजह से जो भक्ति आंदोलन है ये काफी आगे तक गया, और लोगों ने, जो लोग भी भक्ति आंदोलन कर रहे थे, उनका साथ देना शुरू कर दिया। फिर है हरित क्रांति का अर्थ बताइए। दोस्तों, जो हरित क्रांति है मुख्य रूप से यह गेहूं उत्पादन
या ये कहें कि कृषि में फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने से है। जो हरित क्रांति है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो फसल है उसकी उत्पत्ति अधिक हो, अनाज का जो उत्पादन है वो अधिक हो, जिससे फसल अधिक हो। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि दोस्तों जो हरित क्रांति के द्वारा कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिससे जो फसल है उसके उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई, और इसे ही हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, यानी कि कृषि के नई नई तकनीकों का प्रयोग करके बीजों को बोया गया, जिससे हमें अधिक उत्पादन प्राप्त हुआ, फसलों का अधिक उत्पादन प्राप्त हुआ, या फिर फसल अधिक हुई, तो इसे हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। अपर्दन किसे कहते हैं पूछा है, तो मृदा अपर्दन भी होता है, आपको पता है। तो मृदा अपर्दन के विषय में ही यहाँ पर हमें लिखना है। तो अपर्दन आप सभी को पता है किस किस प्रकार से हो सकता है, वायु के माध्यम से भी हो सकता है, जल के माध्यम से भी हो सकता है। खासकर अगर हम यहाँ पर मृदा अपर्दन की बात करेंगे तो मिट्टी का एक जगह से बह करके दूसरे स्थान पर चले जाना, यानी कि जो उपजाऊ भूमि है उसका एक जगह से बह करके दूसरे जगह पर चले जाना ही क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। और ये कैसे होता है, बाढ़ के कारण होता है, तूफान के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आग्नेय शैल किसे कहते हैं। दोस्तों जो आग्नेय शैलें होती हैं ये वे शैलें हैं जिनकी रचना धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल चट्टानी पदार्थ अर्थात मैग्मा के सतह के ऊपर आकर लावा प्रवाह के रूप में निकलकर अथवा ऊपर उठने के क्रम में सतह के नीचे या सतह के ऊपर ठंडे होकर ठोस के रूप में जम जाने से होता है। यानी कि जो ज्वालामुखी से प्राप्त लावा होता है इसके जम जाने से ही आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। आग्नेय मतलब आग, तो इसी से आप समझ सकते हो कि ज्वालामुखी से जो निकलता है वो क्या निकलता है, लावा निकलता है, और लावा बहुत ही गर्म होता है, जलता हुआ होता है, और उसी से आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान किसे कहते हैं। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि संविधान मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है जिससे कोई राज्य या अन्य संगठन अभिशासित होते हैं। वह किसी संस्था को प्रचालित करने के लिए बनाया हुआ होता है, यानी कि यह लिखित रूप में भी होता है। दोस्तों इसमें किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को, किसी भी संस्था को चलाने की चीजें इसमें लिखी होती हैं, और इसका सभी लोग क्या करते हैं, पालन करते हैं। जैसे कि हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 से हम क्या कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद अब यहाँ से लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, मेगास्थनीज के भारत वर्णन का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। दोस्तों मेगास्थनीज भारत में कब आया था, उसने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका, आपको पता ही है। तो इसी के विषय में आपको यहाँ पर डिटेल में, दोस्तों जो मेगास्थनीज था वो एक यूनानी इतिहासकार था, और मेगास्थनीज क्या था, यूनान का एक राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत के विषय में लिखा है, किस तरीके से यहाँ की सैन्य व्यवस्था थी, किस तरीके से यहाँ के लोगों का रहन सहन था, इसके विषय में उन्होंने पूरा डिटेल में लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में भी लिखा है, बस यही आपको इसमें लिख देना था। इसके बाद है, राजपूत कालीन सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए। दोस्तों जो राजपूत काल था, राजपूत काल में समाज वर्णों एवं जातियों के जटिल नियमों द्वारा शासित था, और इस समय जाति प्रथा की कठोरता बढ़ी तथा हिंदू समाज की जो ग्रहणशीलता है और सहिष्णुता है वो कम हुई थी। यानी कि इसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जातिवाद बहुत ही उच्च दशा में पहुंच चुका था। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें लिखना है कि किस तरीके से उनकी सामाजिक दशा थी, किस तरीके से लोग समाज में रहते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, चालुक्य वंश का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। दोस्तों जो चालुक्य थे, ये चालुक्य दक्षिण और मध्य भारत में राज करने वाले शासक थे। इनका जो प्रभुत्व था वो 6ठी शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक रहा था, और इसकी स्थापना यानी कि चालुक्य वंश की स्थापना 543 में पुलकेशिन ने की थी, और वातापी इसकी राजधानी थी। इस तरीके से आपको इसके विषय में लिखना था। ऑलरेडी मैंने सारे के सारे विषयों के, आपको पता है, क्लासेस ली हैं, हर विषय की क्लासेस मैंने अच्छे से ली हैं। उसके बाद मैंने मास्टर क्लास भी बनाई है सारे विषयों की। अगर आपने सारे के सारे विषयों को देखा होगा तो आपने सारे के सारे पेपर्स को बहुत अच्छे से किया होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में अभी तक जिन विषयों के पेपर नहीं हुए हैं उन विषयों की मास्टर क्लास को देख कर जाइएगा। राजन सीरीज और पवन सीरीज की वीडियोस को भी देख कर जाइएगा, और सारे के सारे विषयों के 5 से लेकर के 7 वर्ष तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने सॉल्व करवाए हैं। तो आपको सारे के सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करिए। तो सियाल, सीमा और निफे 3 परतें होती हैं पृथ्वी के अंदर, और इन्हीं को हमें बना करके इस तरीके से दर्शाना था, और ये भी मैंने आप लोगों को क्लास में बताया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में क्या अंतर है। तो दोस्तों सिंपल सी, यहाँ पर आपको बस एक चित्र बना करके इस तरीके से प्रदर्शित कर देना था कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, और जहां जहां छाया पड़ती है वहां वहां चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देता है। तो ये होता है चंद्र ग्रहण।
और सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब होता है सूर्य ग्रहण। कैसे होता है? चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़ने लगती है और वहां पर हमें जो सूर्य है वो दिखाई नहीं देता है उस स्थान पर। तो ये क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। तो इस तरीके से हमें बताना था, केवल हमें परिभाषा लिख देनी थी, चित्र अगर नहीं भी बनाते तो भी कोई बात नहीं थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय कृषि की विशेषताएं एवं महत्व लिखिए। तो भारतीय कृषि के विषय में दोस्तों अभी आपने हरित क्रांति मैंने बताया, आपने सुना होगा कि जब से देश आजाद हुआ उसके बाद जो कृषि है उसमें आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार से लोग धीरे धीरे अब सक्षम हो रहे हैं। लोग विभिन्न प्रकार की कृषि तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, कृषि के यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। अब खेती जिस प्रकार पहले बैलों से खेती होती थी अब उस तरीके से खेती नहीं होती है। अब आप देखोगे लोग ट्रैक्टर से खेती करते हैं और बहुत सारे कृषि यंत्रों का प्रयोग करके खेती करते हैं। बीजों का उन्नत बीजों का प्रयोग करके खेती करते हैं। सिंचाई के उत्तम साधनों की भी धीरे धीरे व्यवस्था हो रही है देश में। तो इस तरीके से जो कृषि है वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ रही है अपने देश में, और हमारा देश कृषि प्रधान देश है तो कृषि का कितना महत्व है ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किस उद्देश्य से किए थे? दोस्तों महमूद गजनबी का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि भारत में जो जितनी भी संपदा है, मंदिरों में जितनी भी संपदा है उसको लूट करके अपने देश में लेकर के जाना। ठीक है, मुख्य उद्देश्य उसका यही था। लेकिन आपको ये भी पता है कि जो महमूद गजनबी है इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और जो गुजरात में सोमनाथ का मंदिर है उसमें उसने बहुत लूटपाट की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए। दोस्तों जो भारत का संविधान हमारा सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और भारत का संविधान है उसमें अलग अलग देशों से अलग अलग चीजें ली गई हैं, जैसे कि जो नीति निदेशक तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन भी वहां से लिया गया है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो भी वहीं से लिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विश्व के महत्वपूर्ण 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बना करके तैयार किया था। और आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में जो संविधान बनाया गया था उसको लागू कर दिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करिए। दोस्तों जो चोल प्रशासन था इसकी जो प्रमुख विशेषता थी वह इसका स्थानीय स्वशासन था। ग्राम स्वशासन की पूर्ण इकाई थे और ग्राम का प्रशासन ग्राम स्वामी स्वयं करते थे। जैसे कि आज के टाइम पे जो गांव होता है उसके स्वामी कह सकते हैं हम, ग्राम प्रधान होते हैं, जो गांव की जो भी समस्याएं होती हैं वो क्या करते हैं उसको हल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पर जो व्यवस्था थी इस प्रकार से बनाई गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, अशोक का जीवन परिचय देते हुए उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। दोस्तों जो सम्राट अशोक थे एक महान राजा थे और भारत में मौर्य वंश की नींव रखने वाले इस राजा ने भारत के उत्तर में हिंद कुश से गोदावरी नदी तक अपने राज्य का विस्तार किया था। साथ ही साथ अपने राज्य का विस्तार बांग्लादेश से अफगानिस्तान और पश्चिम में ईरान तक किया था। मौर्य वंश का यह राजा अखंड भारत पर शासन करने वाला राजा था। और आप सभी को पता है कि जो अशोक है इन्होंने बौद्ध धर्म को क्या दिया था? संरक्षण दिया था। याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये किसके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे, ये भी याद रखिएगा। इस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने देख लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपने पेपर बहुत अच्छा दिया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा दोस्तों, और सारे के सारे विषयों के वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से बने रहिए, और आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे। और जितने भी पेपर बचे हुए हैं आप सारे के सारे पेपर्स के मास्टर क्लास की वीडियोस के लिंक और राजन और पवन सीरीज के वीडियोस के लिंक देख करके जाइएगा। जय हिंद दोस्तों।